चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ शिप्स. ठीक है, नेक्स्ट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ शिप्स. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इक्विलिब्रियम शिप्स में, शिप्स की. ठीक है, अब शिप भी क्या है आपकी, व्हाट इज अ शिप? शिप इज अ फ्लोटिंग बॉडी. शिप इज अ फ्लोटिंग बॉडी. ठीक है ना. तो हम शिप को भी हम एक शिप को हम फ्लोटिंग बॉडी के कंसेप्ट से, फ्लोटिंग बॉडी के कंसेप्ट से क्या करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे. ठीक है, अब शिप की स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अ शिप? ठीक है, देखो अब शिप की स्टेबिलिटी का मतलब है, शिप की स्टेबिलिटी देखो, अब शिप आपकी सी वगैरह में या फिर आपके रिवर में शिप क्या करती है, ट्रेवल कर रही है, राइट. तो अब इसका मोशन कंटिन्यूस क्या हो रहा है, अंडर द एक्शन ऑफ वेव आ रहा है. कभी इसको वेव फ्रंट से स्ट्राइक कर रही है, कभी साइडवेज स्ट्राइक कर रही है. तो इसका क्या होता है, हमेशा क्या होती है, शिप आपकी क्या होती है, मूव करती रहती है. आपकी शिप क्या करती है, आपकी हिलती रहती है. ठीक है ना. तो कितने टाइम में शिप वापस वेव के स्ट्राइक करने के बाद, या ड्यू टू एनी एक्शन, ड्यू टू एनी फोर्स, कितने टाइम में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रही है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ शिप्स. ठीक है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ शिप. ठीक है, क्लियर है ये चीज. देखो अब शिप भी आपकी दो टाइप की होती है. शिप आपकी दो टाइप्स की होती है. एक आती है आपकी पैसेंजर शिप, जो पैसेंजर्स को कैरी कर रही है, और दूसरी आती है वॉरशिप. ठीक है ना, जो वॉर्स वगैरह में यूज होती है, जो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज होती है. ठीक है, अब शिप आ गई दो टाइप की. ठीक है, एक पैसेंजर शिप आ गई, एक वॉरशिप आ गई. ठीक है, अब देखो, जैसे हम वॉरशिप की बात करें. ठीक है, अब वॉरशिप में क्या होता है, आपकी मिसाइल्स वगैरह या बड़ी बड़ी गन्स आपकी लगी होती है शिप के साथ. ठीक है, तो जब शिप एक बारी फायर करते हैं, वहां से शिप से हम एक बारी हम क्या करते हैं, फायर करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है कि शिप, ऑब्वियसली बात है, आपको पता है, जब फायर करते हैं तो रिकॉइल होता है आपकी गन का, या फिर अगर आप कोई टैंक वगैरह यूज कर रहे हो या जो भी, फॉर एनी पर्पस, क्या होता है, रिकॉइल होता है. मतलब एक पुश, मतलब जब हम फायर करते हैं रिएक्शन मिलती है बैक, ऑपोजिट डायरेक्शन में. तो आपकी क्या होती है, जो भी आप यूज कर रहे हो, हमें क्या मिलता है, पुश मिलता है पीछे की तरफ. तो दैट मींस जब हम शिप से कोई मिसाइल या कोई टॉर्पीडो या कुछ भी हम फायर करेंगे, तो दैट मींस शिप को भी पीछे रिकॉइल मिलेगा. तो शिप क्या करेगी, मूव करेगी. शिप क्या करेगी, मूव करेगी, राइट. तो अगर शिप मूव करने के बाद ज्यादा टाइम ले वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने में, इतनी देर में जो एनिमी होगी वो फायर करके शिप को उड़ा देगी. दैट मींस जब हम वॉरशिप यूज कर रहे हैं, जब जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वॉरशिप, उस केस में जो शिप है, शिप को अपनी ओरिजिनल पोजीशन में कैसे आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए, राइट. फायर करने के बाद जब अनस्टेबल होगी शिप, तो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में ज्यादा जल्दी जल्दी आना चाहिए. मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन समझ लो. टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन शुड बी लेस. ठीक है. वहीं अगर हम पैसेंजर शिप्स की बात करें, उसमें अगर कोई वेव स्ट्राइक करी और शिप जल्दी जल्दी हिल के वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई, तो उसमें क्या होगा, पैसेंजर्स के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा. उसमें क्या होगा, पैसेंजर्स के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा, राइट. तो मतलब पैसेंजर शिप्स में वही टाइम पीरियड जो शिप्स के केस में, वॉरशिप्स के केस में कम था, पैसेंजर शिप्स में वही टाइम पीरियड अब आपका ज्यादा होना चाहिए. टाइम पीरियड मतलब ज्यादा होना चाहिए, मतलब शिप आराम आराम से स्लोली क्या होना चाहिए, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आनी चाहिए, राइट. क्लियर है चीज. जैसे मैं समझाता हूँ आपको. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये आपकी एक शिप है, मतलब शिप जैसा मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है. ठीक है ना, ये वाटर लेवल है, और ये वाटर लेवल, ये प्लेन है शिप के अंदर, इस प्लेन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. ठीक है, ये आगे वाटर लेवल, और ये कुछ इस तरीके से एक इस प्लेन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है. ठीक है, अब लेट सपोज साइडवेज से, यहाँ से एक एक वेव स्ट्राइक करती है शिप को, यहाँ से वेव स्ट्राइक करती है शिप को. तो ऑब्वियस सी बात है, अब शिप क्या करेगी, अब जो शिप होगी, लेट सपोज इसको ले लो आप. लेट सपोज दिस इज योर
this is your longitudinal axis LL, this is your longitudinal axis, right? तो जब वेव शिप को साइडवेज स्ट्राइक करेगी तो शिप क्या करेगी, अबाउट LL एक्सिस क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। क्लियर है? लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट शिप क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, राइट? ऑसिलेट करने का मतलब क्या है कि शिप आपकी पहले इस तरफ मूव करेगी, फिर वापस इस तरफ मूव करेगी, मतलब कुछ देर बाद ऐसे मूव करने के वापस क्या आ जाएगी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है चीज? तो इस स्ट्राइक करने के बाद ये जो वापस आने का जो टाइम है, वापस ओरिजिनल पोजीशन में आने का जो टाइम है, आपका पैसेंजर शिप्स में क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी होगा वॉरशिप्स की तरह, पैसेंजर्स के लिए क्या हो जाएगा, डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा, पैसेंजर्स के लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट होगा। और वहीं वहीं अगर हम वॉरशिप्स की बात करें, ये टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि शिप फटाफट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए और नेक्स्ट फायर कर सके। फायर करने के लिए शिप को पहले स्टेबल होना पड़ेगा, राइट? क्लियर है चीज? तो जब आपकी शिप LL मतलब लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, जब आप किसी लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस रोटेशन या फिर ऑसिलेट करती है, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रोलिंग फिनोमिना। मतलब शिप क्या कर रही है, रोल कर रही है, रोलिंग फिनोमिना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है आपकी जो वेव है हमेशा साइडवेज स्ट्राइक करे। अब हो सकता है फ्रंट से स्ट्राइक कर रही है, बैक साइड से स्ट्राइक कर रही है, हो सकता है वेव शिप को फ्रंट से स्ट्राइक कर रही है, आपकी वेव को फ्रंट से स्ट्राइक करी। तो इस केस में क्या होगा, जो आपकी शिप है, अब वो रोटेट करेगी अबाउट लेट्स सपोज इसे लेते हैं TT, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, Z एक्सिस बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है ना? शिप आपकी रोटेट कर रही है अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस, L आगे अलोंग द लेंथ और उसके परपेंडिकुलर आगे आपका ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, लेट्स सपोज जब आपकी वेव हेड ऑन फ्रंट से या बैकवर्ड पीछे से आपकी स्ट्राइक कर रही है शिप को, उस केस में शिप होगी, वो आपकी रोटेट करेगी अबाउट रोटेट या फिर ऑसिलेट करेगी अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और इस फिनोमिना को जब ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट आपकी ऑसिलेट करे या रोटेट करे, रोटेशन या एग्जैक्टली पिचिंग फिनोमेना, इसे हम बोलते हैं पिचिंग फिनोमेना, पिचिंग फिनोमेना। पिचिंग फिनोमेना। ठीक है, तो मतलब शिप की जो स्टेबिलिटी है वो दो टाइप से, दो फिनोमेना के कारण क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब दो टाइप की आपकी क्या हो रही है, डिस्टरबेंस आ रही है। एक आ रही है उसको रोलिंग फिनोमेना, जब आपकी वेव्स साइडवेज स्ट्राइक कर रही है, या मतलब जब साइडवेज से क्या कर रहे हो, आप फायर कर रहे हो, और वॉरशिप की बात करें। और दूसरा कौन सा आ रहा है, पिचिंग फिनोमेना, जब फ्रंट से वेव स्ट्राइक कर रही है या फ्रंट से आप क्या कर रहे हो, फायर कर रहे हो, इन केस ऑफ वॉरशिप्स। राइट, क्लियर है चीज? तो बात क्या आती है कि जब भी अनस्टेबिलिटी आ रही है, जब भी किसी भी कारण अनस्टेबिलिटी आ रही है या फिर आपकी डिस्टरबेंस आ रही है, उस डिस्टरबेंस से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो बताएगा आपका स्टेबिलिटी के बारे में, वॉरशिप्स के लिए ये टाइम पीरियड कम होना चाहिए, क्योंकि आपको फटाफट चाहिए कि शिप अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आए और आप नेक्स्ट फायर कर सको। और पैसेंजर शिप्स के लिए ये टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए, ताकि शिप आराम आराम से अपनी पोजीशन पे आए, ताकि पैसेंजर्स को कोई डिस्कम्फर्ट ना हो। अब ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड करता है आपकी
time period of oscillation ये डिपेंड करता है आपकी मेटासेंट्रिक हाइट पे। मेटासेंटर तो पढ़ा हमने, ठीक है, ये आ गया मेटासेंट्रिक हाइट के ऊपर, जिससे हम डिनोट करते हैं जी एम से। ये डिपेंड करता है मेटासेंट्रिक हाइट पे। मेटासेंट्रिक हाइट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड योर मेटासेंटर, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मेटासेंटर, ठीक है। तो लेट सपोज ये पॉइंट आ गया आपका बी, ये पॉइंट आ गया लेट सपोज दिस इज जी, एंड लेट सपोज ये पॉइंट आ गया आपका एम, ठीक है, बी जी एंड एम, ठीक है, ये पॉइंट आ गया आपका एम, ठीक है, क्लियर चीज, ठीक है। तो अब बात करते हैं मेटासेंट्रिक हाइट के बारे में। मेटासेंट्रिक हाइट क्या है बेसिकली? व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एम। वर्टिकल, जी और एम। एग्जैक्टली, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एम, जी एंड एम, ठीक है, क्लियर है चीज, क्लियर है। और जीएम निकालेंगे जैसे, जीएम किसके बराबर होगा? पॉइंट से देखो, अगर मुझे जीएम लेंथ निकालनी है तो कैसे निकलेगी? अगर मैं बीएम में से बीजी माइनस कर दूं, अगर बीएम में से मैं बीजी माइनस कर दूं, क्या मिलेगा मुझे? जी एम। एग्जैक्टली, अगर मैं बीएम में से बीजी माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल गया? जीएम मिल गया, जीएम मिल गया। देखो बीजी निकालना आसान है, बी क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा जो ये शेप ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, जो ये शेप ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, मतलब ये जो ये शेप है, ये इसका सेंट्रोइड, इसका सेंट्रोइड, राइट। बी क्या होता है? व्हाट इज योर सेंटर ऑफ बुओयेंसी? वो हो गया सेंट्रोइड ऑफ द शेप ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो बी निकल जाएगा। और जी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फुल बॉडी, तो सेंटर जी भी सॉरी, तो जी भी निकल जाएगा। जी आ गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, तो जी भी निकल जाएगा। मतलब बी और बीजी निकालना आसान है। बीएम के लिए हमें कुछ तरीका निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेटासेंट्रिक हाइट को निकालना इतना आसान नहीं, मेटासेंट्रिक हाइट डायरेक्टली आप नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, क्योंकि जैसे शिप आपकी ऑसिलेट करेगी, आपका क्या होगा? एम की पोजीशन क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, राइट, राइट। तो तो जीएम को निकालने के लिए, बीएम को निकालने के लिए, बीएम को निकालने का बस फॉर्मूला है जीएम इज इक्वल टू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, जो प्लेन, जो सरफेस आपका कट कर रहा है वाटर बॉडी, वाटर प्लेन, ठीक है ना, सरफेस ऑफ वाटर जो प्लेन कट कर रहा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड माइनस बी, ठीक है, where I is the where I is the it is the moment of moment of inertia of the प्लेन of the surface या plane intersected by free water surface, free water surface, right,
राइट। मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ, मैं कौन से प्लेन की बात कर रहा हूँ, ये जो रेड हैचिंग करी है, जिसको मैंने रेड लाइन से हैच की है, ठीक है ना, वो चीज देखो। ये वाटर सरफेस है, जो वाटर सरफेस है, ये जिस प्लेन को कट कर रहा है आपका बॉडी के, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मेरे को उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, ठीक है ना। मुझे कौन से प्लेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, जिसको मैंने रेड हैचिंग की हुई है, जिसको आपकी वाटर बॉडी जो होगी, फ्री वाटर सरफेस होगा, जिस प्लेन को कट कर, ऑब्वियसली बात है, जब पानी में डिप करोगे किसी बॉडी को, तो उसका कोई ना कोई प्लेन तो कट करेगा आपका फ्री वाटर सरफेस। तो मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो लेट्स सपोज जो लेंथ है आपकी, लेट्स सपोज योर लेंथ इज जो लेंथ है, लेट्स सपोज इसको ले लो आप L, let's suppose the length is L and your width, जो width है, width को ले लो B and your width is B, ठीक है। लेंथ ले लो L और width ले लो B, ठीक है। तो आपका I आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सरफेस और प्लेन इंटरसेक्ट बाय फ्री सरफेस, and your V is the volume, V is the volume of liquid displaced, volume of liquid displaced, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो अब स्टेबिलिटी का पता कैसे लगेगा, अब स्टेबिलिटी को हम डिसाइड कैसे करेंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डिसाइड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, आपका ये कंसेप्ट है, ये फंडा है, कहता है if gm is greater than 0, if gm is greater than 0, मतलब मेटासेंट्रिक हेड अगर 0 से ज्यादा है, दैट मींस इट इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो शिप आपकी क्या है, स्टेबल है, इट इज स्टेबल, ठीक है। सेकंड आता है इफ gm is less than 0, ये क्या आ जाएगा, अनस्टेबल। ऑब्वियसली बात है, इसका उल्टा पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो इसका उल्टा unstable। and your third gm is equal to 0, ये क्या आ गया, this is your neutral equilibrium, ठीक है। तो हमारे पास gm निकालने का तरीका क्या है, gm is equal to I by V minus B minus dg, ठीक है। अब एक चीज देखो, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब आप दो एक्सिस के अबाउट निकाल सकते हो, अबाउट L। अगर हम रोलिंग फिनोमिना की बात करें, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट आएगा, रोलिंग फिनोमिना, हाँ, मतलब अबाउट L एक्सिस, लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस, राइट। अगर मैं रोलिंग फिनोमिना की बात करूं, तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस के अबाउट आएगा, LL एक्सिस के अबाउट। और अगर मैं पिचिंग फिनोमिना की बात करूं, तो आपका कौन, हाँ, TT एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, राइट। अगर मैं पिचिंग फिनोमिना की बात करूं, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है, वो आ रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट, ठीक है। चलो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। तो लेट्स सपोज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लॉन्जिट्यूडिनल LL एक्सिस किसके बराबर होगा, LB क्यूब है 12, क्या है, LL फिनोमेना, बिल्कुल LL के अबाउट बात कर रहे हैं, तो L कौन से साइड को कट कर रहा है, B को कट कर रहा है, इसका LB क्यूब आएगा, याद आएगा आपका LB क्यूब बाय 12। और आपका अगर आपका पिचिंग फिनोमेना की बात करें,
आई टी टी, ये किसके बराबर होगा? अब टी टी किसको कट कर रहा है? BL क्यूब बाय 12। टी एल को कट कर रहा है, हाँ एल एन बिल्कुल बी एल क्यूब बाय 12 ये आ जाएगा आपका बी एल क्यूब बाय 12 बी एल क्यूब बाय 12, राइट राइट। पर अब यूज कौन सा करेंगे? अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस के आगे, एल एल का भी आ गया, टी टी का भी आ गया, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मूले में सिंपल आई लिखा है। अब यूज कौन सा करेंगे हम? कौन सा यूज करेंगे? एल ILL सर, लॉन्जिट्यूडनल वाला आई एल लॉन्गिट्यूडनल करेंगे, वाला आई सर। एल क्यों करेंगे? क्यों करेंगे? जीटी से तो उल्टी हो जाएगी। नहीं नहीं, एल एल वाला अगर बोला आपने तो एल एल वाला क्यों यूज करेंगे? इन दोनों में से अब एक चीज बताओ, आई एल एल और आई टी टी में से वैल्यू किसकी ज्यादा बड़ी होगी या छोटी किसकी होगी वैल्यू? बड़ी होगी सर ITT एल, की। हाँ, और छोटी होगी आई एल एल की, यस सर, राइट। आई वो छोटी एल एल में की छोटी स्टेबल है क्योंकि सर, हम तो बड़ी में उसमें होगा ही स्टेबल सर। एग्जैक्टली अगर छोटी लेंथ, अगर छोटे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में स्टेबल आ रहा है, स्टेबल का मतलब देखो, अब आई एल एल, लेट सपोज आई एल एल की मेरी वैल्यू आती है, आई एल एल की मेरी वैल्यू है, लेट सपोज आप ले लो 5, एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, और ये ले रहा हूँ मैं आपका 8, अब ये ले रहा हूँ मैं 8, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे जीएम की जगह, यहाँ पे आई अपॉन वीवी की जगह मैं 8 वाली वैल्यू यूज करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बड़ी वैल्यू यूज कर रहा हूँ, तो बड़ी वैल्यू 8 और बीजी लेट सपोज आता है आपका 6, बीजी है 6, मतलब फॉर एग्जांपल आपका ये आपका कुछ 6 वैल्यू आता है, और ये आई अपॉन जब मैं आई टी टी यूज कर रहा हूँ, जब मैं आई टी टी यूज कर रहा हूँ, तो ये आई बाय वी की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। आई बाय वी की वैल्यू, ये आई टी टी की नहीं, आई बाय वी की वैल्यू है, ठीक है। तो आई बाय वी की वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। तो 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2। 8 माइनस 6 कितना आ गया? 2। तो दैट मीन्स पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये क्या हो गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन जब मैं आई एल एल यूज कर रहा हूँ, आई एल एल की वैल्यू छोटी है, आई एल एल आपका छोटा होगा एज कम्पेयर टू आई टी टी, ठीक है। तो जब मैं ये यूज करता हूँ यहाँ पे आई की छोटी वैल्यू यूज करता हूँ, तो लेट सपोज ये आता है मेरा, ये आता है मेरा 4, ये आता है 4, तो 4 माइनस 6 कितना हो गया? -2, दैट मींस ये क्या बन गया? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। वहीं अगर मेरी लेट सपोज वहीं अगर मेरी आई टी टी की वैल्यू यूज, आई एल एल की वैल्यू यूज करने पे इसकी वैल्यू आती है लेट सपोज 7, और ये होता है आपका बीजी है आपका 4, तो 7 माइनस 4 कितना आया? 3 पॉजिटिव, मतलब स्टेबल मतलब छोटी वैल्यू के लिए स्टेबल है। तो अगर मैं यहाँ पे आई टी टी यूज करूंगा, उसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 7 से तो ज्यादा ही होगी, 7 से तो ज्यादा ही होगी, आई टी टी यूज करता हूँ तो अगर छोटी के लिए पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ी के लिए तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, बड़ी के लिए पॉजिटिव तो आएगा ही आएगा। तो दैट मीन्स अगर कोई बॉडी आपकी छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव है, छोटी वैल्यू के लिए स्टेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी के लिए तो वो स्टेबल होगी ही होगी। जैसे हम हाईवे में हमने पढ़ा था, वो निकालते थे ना हम अपना सेटबैक डिस्टेंस निकालते सिर्फ हम हमेशा हम इनर साइड, जो आपकी इनर लेन है उसके सेंटर से। क्यों? क्योंकि अगर आपको इनर वाली साइड से आपको सेटबैक डिस्टेंस मिल रहा है, आपको डिस्टेंस मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको आउटर वाला, जो आपका आउटर लेन होगी, उधर से भी आपको क्या मिलेगा? सेटबैक डिस्टेंस तो मिलना ही मिलना है। तो दैट मींस यहाँ पे जीएम में आप हमेशा स्टेबिलिटी चेक करोगे फॉर मिनिमम वैल्यू, इसमें से जो मिनिमम होगा, और इसमें से मिनिमम हमेशा क्या होगा? आपका आई एल एल। तो दैट मींस मैं जीएम को ऐसे भी लिख सकता हूँ, जीएम इज इक्वल टू आई एल एल अपॉन वी माइनस वीजी, जीएम इज इक्वल टू आई एल एल अपॉन वी माइनस बीजी। क्यों? क्योंकि अगर छोटी वैल्यू के लिए, अगर आप मिनिमम वैल्यू के लिए ये स्टेबल आ रहा है, मिनिमम वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है छोटी वैल्यू में से कुछ माइनस कर रहे हो, अगर वो पॉजिटिव है तो सेम चीज को बड़ी वैल्यू से माइनस करोगे, वो तो पॉजिटिव आना ही आना है, वो तो पॉजिटिव आना ही आना है।
राइट, क्लियर है चीज, क्लियर चीज, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम फ्लोटिंग बॉडीज डिजाइन करेंगे, जब भी हम शिप डिजाइन करेंगे, हम हमेशा स्टेबिलिटी चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रोलिंग फिनोमेना, विद रिस्पेक्ट टू रोलिंग फिनोमेना, ठीक है। अगर वहां से हमारा पॉजिटिव आ रहा है, वहां से अगर स्टेबल आ रहा है, तो दैट मींस पिचिंग के लिए तो स्टेबल आना ही आना है, पिचिंग के लिए स्टेबल तो आना ही आना है। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, राइट। क्लियर है ये चीज सबको, क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो यहाँ से हमने क्या निकाली, स्टेबिलिटी निकाल ली आपकी शिप की, GM इज इक्वल टू ILL, क्योंकि ILL इज मिनिमम, ILL अपॉन V माइनस BG, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, अकॉर्डिंगली आपका क्या आ जाएगा, स्टेबल, अनस्टेबल, और आपका क्या आ जाएगा, आपका न्यूट्रल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की, ठीक है। ये तो हमने सिर्फ क्या निकाला, अभी हमने स्टेबिलिटी, मेटासेंट्रिक हाइट निकाली है। अब बात करेंगे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला याद हो किसी को, क्या होता है, ठीक है, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर अपॉन G into G T is equal to 2 pi square root of K square upon G into GM, where GM is your metacentric height, and K is equal to, K is radius of gyration, 100 में पढ़ा होगा आपने, रेडियस ऑफ गायरेशन किसके बराबर होता है, ये स्क्वायर रूट ऑफ I by A, होता है I by A, एग्जैक्टली स्क्वायर रूट ऑफ I by A, ठीक है। ये आ गया रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। चलो हमें इससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है टाइम पीरियड और मेटासेंट्रिक हाइट के रिलेशन के बारे में, हमें उससे मतलब है। दैट इज टाइम पीरियड is inversely proportional to your square root of metacentric height, so that means अगर आपकी metacentric height की वैल्यू ज्यादा है, तो that means time period of oscillation क्या होगा, कम हो जाएगा। if GM is more, कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, तो दैट मींस अगर GM ज्यादा है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम है। तो कम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कौन सी शिप्स के लिए आपका फिजिबल है, वारशिप्स, किस टाइप की शिप्स की, वॉरशिप्स के लिए, राइट, क्लियर है चीज। क्योंकि आपकी फटाफट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आनी चाहिए ना, ताकि नेक्स्ट फायर कर सके। और वहीं अगर टाइम पीरियड, अगर वहीं आपका मेटासेंट्रिक हाइट कम होगा, इफ GM इज लेस, दैट मींस आप टाइम पीरियड क्या होगा आपका, ज्यादा होगा कम होगा, अगर GM कम है तो ज्यादा होगा। और ज्यादा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कौन सी शिप्स के लिए आ जाएगा, पैसेंजर शिप्स के लिए। दैट मींस फॉर warships, metacentric height GM is kept more, ठीक है, ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाए, ठीक है। एंड फॉर पैसेंजर शिप्स GM is kept, क्या रखेंगे इसको हम, कम रखेंगे, ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ जाए और आपकी शिप क्या हो, आराम से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आए, ठीक है। इनकी कुछ वैल्यूज भी होती है, ठीक है, वो मैं चेक करके आपको बता दूंगा कि यूजुअली हम कितना रखते हैं,
ठीक है, वो आपको शाम वाली क्लास में बता दूंगा। उसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज भी होती हैं आपकी कि वॉरशिप्स के केस में इतनी होनी चाहिए, पैसेंजर शिप्स के केस में इतनी होनी चाहिए, ठीक है ना, तो वो बाद में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना फंडा याद रखो कि वॉरशिप्स के केस में मेटासेंट्रिक हाइट हम ज्यादा रखते हैं ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम हो जाए, और पैसेंजर शिप्स के केस में मेटासेंट्रिक हाइट कम रखते हैं ताकि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ज्यादा हो जाए। ठीक है, क्लियर है ये चीज, राइट, क्लियर है ये चीज, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर next is concept of linearly accelerated vessel containing liquids। ठीक है, समझे इसका मतलब क्या है कि मतलब एक कंटेनर है which is open to the atmosphere, उसमें पानी भरा हुआ है, और उसको हम लीनियर डायरेक्शन में अगर उसको एक्सेलरेट करें तो उसका फ्लूइड पे क्या इफेक्ट होगा, राइट, तो वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो चलो इसमें डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। लेट्स सपोज आपका एक कंटेनर है जिसमें आपने फ्लूइड भरा हुआ है अप टू सम डेप्थ। तो जब हम एक्सेलरेट करेंगे तो लिक्विड की फ्री सरफेस पे क्या फर्क पड़ेगा, लिक्विड की फ्री सरफेस कैसे चेंज होगी, ये बता सकते हैं मेरे को, क्या फर्क पड़ेगा, इफेक्ट आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में सर। मतलब क्या होगा लिक्विड सरफेस की आपकी शेप। अगर मैं आपको ऐसे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, लेट्स सपोज ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, और इसमें हमने एक फ्लूइड भर के रखा है, ठीक है, और इस कंटेनर को जब मैं x डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूं बाय एन एक्सेलरेशन ax, तो ये फ्री सरफेस की जो प्रोफाइल है, ये कैसे चेंज होगी, पीछे से राइज करेगी, आगे से राइज करेगी, या आपकी पीछे सेम से रहेगी, सर। पीछे से राइज करेगी, बिल्कुल सही Yes, बात। sir. देखो ऑब्वियस सी बात है, जब आप गाड़ी चला रहे होते हो, अगर आप गाड़ी चलाओ, बाइक चलाओ, जब एकदम स्पीड बढ़ाते हो तो पीछे की तरफ झटका लगता है, और जब Yes. ब्रेक मारते हो आगे की तरफ गिरते हो। जब ब्रेक मारते हो, गाड़ी में बैठे हो तो एकदम कोई ब्रेक Motion of मारते हो inertia, हम sir. आगे की तरफ, ठीक है, बिल्कुल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना, आपका मोशन इनर्शिया आपका मेंटेन Motion of करने की inertia. कोशिश करती है बॉडी। ठीक है, तो दैट मींस जैसे ही मैं इस कंटेनर को एक्सेलरेट करूंगा, तो जो मेरी प्रोफाइल होगी आपकी फ्री सरफेस, वो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। राइट, कुछ इस तरीके की बन जाएगी। ठीक है, पर ध्यान रखना चाहे आपकी ये हॉरिजॉन्टल है, चाहे आपकी ये इंक्लाइंड है, इट विल ऑलवेज बी अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना, क्यों? बिकॉज योर कंटेनर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो चाहे ये हॉरिजॉन्टल है या चाहे ये इंक्लाइंड है, इट विल ऑलवेज बी अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो लेट्स सपोज इस ax एक्सेलरेशन के कारण, your free surface has become inclined at an angle theta। ठीक है, ये थीटा एंगल से क्या होगी, लेट्स सपोज क्या होगी, ये इंक्लाइंड होगी। ठीक है, तो इसका एनालिसिस करते हैं। अब चेक करते हैं कि इस फ्लूइड के अंदर आपका कितना प्रेशर आ रहा है, ठीक है, क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं एक फ्लूइड एलिमेंट लेता हूँ। लेट अस कंसीडर अ फ्लूइड एलिमेंट, एक सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट लेता हूँ मैं, एक सिलिंड्रिकल फ्लूइड एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ है, लेट्स सपोज इट्स लेंथ इज L,
L एरिया कितना आ जाएगा सरफेस दोनों का, लेट्स सपोज एरिया इज A, एरिया इज A, ठीक है। अब इस फ्लूइड एलिमेंट का जो ये वाला फेस है, इसकी डेप्थ होगी टॉप सरफेस से कितनी, लेट्स सपोज इट्स डेप्थ फ्रॉम द फ्री सरफेस is h1. Let's suppose its depth from the free surface is h1 and the depth of opposite face and the depth of opposite face is h2. जो हमारा दूसरा फेस है लेट्स सपोज ठीक है, लेट्स सपोज इट्स डेप्थ इज h2, ठीक है। क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो दैट मींस ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। तो जब ये फ्लूइड मूव करेगा तो दैट मींस इसके दोनों फेसेस पे क्या लगेगी, फ्लूइड एलिमेंट की प्रेशर लगेगा। लेट्स सपोज यहाँ पे प्रेशर लग रहा है आपका, यहाँ प्रेशर लग रहा है, यहाँ प्रेशर फोर्स लग रही है। लेट्स सपोज ये प्रेशर फोर्स ले लो आप, P1 इंटू ए, प्रेशर इंटू एरिया, और ये वाली प्रेशर फोर्स आ गई आपकी P2 इंटू ए, P2 इंटू ए, राइट। क्लियर है चीज, दो फोर्स लगा ली मैंने, P1 इंटू ए और P2 इंटू ए, मतलब दोनों फेसेस पे जो फोर्स लग रही है दैट इज P1A एंड P2A, ठीक है। चलो अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर याद हो आपको, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करो, लॉ ऑफ मोशन की अगर मैं बात करूं, क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, force acting on any body is directly proportional to rate of change of linear momentum, ठीक है ना। force acting on a body is directly proportional to rate of change of momentum। और वहां से हमें क्या रिलेशन मिला, था F is equal to ma, F is equal to ma, ये रिलेशन मिला था हमें। फोर्स कितनी एक्ट करती है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगर मैं इस फ्लूइड एलिमेंट की बात करूं, इसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, लग रही है, दैट इज P1A माइनस P2A, इतनी फोर्स, एंड इट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, max, मास इनटू एक्सेलरेशन, P1A माइनस P2A इज इक्वल टू ma, राइट। अब ये मेरा कॉमन आ जाएगा, ये आ गया P1 माइनस P2 into A is equal to अब मास किसके बराबर होगा, मास को मैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी और वॉल्यूम भी लिख सकता हूँ, राइट। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो दैट मींस m को मैं ऐसे लिखता हूँ, m इनटू a इनटू l, रो आ गया डेंसिटी, एरिया इनटू लेंथ क्या आ गया, ये आ गया आपका, दिस इज योर a एंड दिस इज योर लेंथ l, राइट। एरिया इनटू लेंथ आ गई वॉल्यूम इनटू ax इनटू ax, राइट। क्लियर है चीज, ये आ गया इनटू ax, यस राइट। क्लियर है चीज, ठीक है। तो यहां से ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। तो अगर मुझे ये जो ये फेस है वन वाला, जो h1 हाइट, h1 डेप्थ पे, अगर मुझे यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर निकालना हो तो ये किसके बराबर होगा, अगर मुझे h1 डेप्थ पे जो फेस है उसके ऊपर
रो जी H1, राइट? तो P1 की जगह मैं लिख सकता हूँ रो जी H1 और P2 की जगह लिख सकता हूँ मैं रो जी H2 H2, रो जी H2 which is equal to रो L AX AX, रो रो कॉमन L L AX, तो रो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस सर ये रो गया, ये रो और ये रो कैंसिल आउट, ठीक है? जी क्लियर है कॉमन चीज? क्लियर चीज? ये चीज कैंसिल आउट हो गई, तो क्या बचा आपका? क्या बचा? जी G इंटू कॉमन ले F लिया, ये आ गया H1 माइनस H2 इज H2, इक्वल G टू कॉमन ले लिया, इसको मैं AX ऐसे लिख सकता हूँ, इसको G कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? L इंटू AX AX, L इंटू AX, या फिर अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ H1 माइनस H2 अपॉन L इज इक्वल टू AX अपॉन G। कोई दिक्कत? L को मैंने H1 H2 के नीचे ले आया और G को मैं AX व G के नीचे ले गया। अब ये H1 माइनस H2 अपॉन L किसके बराबर है? अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करूं, ये ट्रायंगल, ठीक है? अब H1 माइनस H2 किसके बराबर होगा? अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करूं, A, हाइट और ये पॉइंट आ गया ट्रायंगल B और C, H1 माइनस H2 किसके बराबर है? AB के बराबर, AB के बाद राइट? AB के बराबर, और L किसके बराबर है? BC BC के बराबर, यस L BC के बराबर है, तो दैट मींस H1 माइनस H2 अपॉन L किसके बराबर होगा? H1 माइनस H2 अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, किसके बराबर होगा? tan थीटा, tan थीटा के बराबर, राइट? मेरा H1 माइनस H2, H1 माइनस H2 अपॉन L किसके बराबर है? बेसिकली AB अपॉन BC which is equal to tan थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा तो सेम रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना? तो इट बिकम्स इक्वल टू tan थीटा, तो दैट मींस H1 minus H2 upon L is equal to AX by G, which is equal to tan theta, is equal to tan theta। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसके हमने जितने भी न्यूमेरिकल करने हैं उसमें यही रिलेशन यूज होगा। H1 minus H2 upon L is equal to AX by G is equal to tan theta, equal to tan theta, ठीक है? तो ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आगे हम न्यूमेरिकल करने हैं, इसके न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है? सर फिगर चलो दिखाइए एक मिनट। नेक्स्ट आता है, ठीक है? ये फिगर देखनी थी ना? हो गया सर, थैंक यू। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट इसी के अंदर आता है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन वॉल्यूम, ठीक है? इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जैसे मैं यहाँ पे ये सामने फिगर है आपकी, जब मैंने इस बॉडी को लीनियरली एक्सेलरेट किया AX एक्सेलरेशन से, जब इसको लीनियरली एक्सेलरेट किया, तो इस केस में क्या होगा? आपका पीछे से जो फ्री सरफेस है वो राइज करेगी और फ्रंट से क्या करेगी? फॉल करेगी। तो ध्यान रखना, ये हमेशा इक्वल अमाउंट से ही राइज करती है और इक्वल अमाउंट से फॉल करती है। तो दैट मींस अगर ये x अमाउंट से फॉल कर रही है फ्रंट से, अगर ये आगे से, लेट्स सपोज इट्स फॉल बाय डेप्थ x एंड पीछे से इट राइजेस बाय y, तो इस केस में अब x विल बी इक्वल टू y, क्लियर है चीज? x विल बी इक्वल टू y, ठीक है? तो नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। नेक्स्ट इज
कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम की। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या है कि लेट्स सपोज जैसे ये आपका कंटेनर है, और ये इसमें लेट्स सपोज अप टू दिस डेप्थ इसमें क्या पड़ा हुआ, पानी भरा, अप टू दिस डेप्थ पानी पड़ा है। और इसको जब मैंने लीनियरली एक्सेलरेट किया, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो फ्री सरफेस क्या होगी वो राइज करेगी या फॉल, आगे से फॉल करेगी और पीछे से राइज करेगी, राइट, कुछ ऐसे ही होगा। ये बन गई इसकी लेट्स सपोज फ्री सरफेस। ठीक है, चलो, तो क्या आता है कि जब भी आपका कोई कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड जब आपका क्या होगा, एक्सेलरेट करेगा, तो उसमें जितने अमाउंट से, जिस डेप्थ से आपकी लिक्विड सरफेस फॉल कर रही है, उसी हाइट से क्या करेगी, वो राइज भी करेगी, उसी डेप्थ से वो क्या करेगी, राइज भी करेगी। तो दैट मींस योर x will be equal to y, x will be equal to y till, ध्यान रखना, till no liquid is spilled out, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, टिल नो लिक्विड इज स्पिल्ड आउट। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक कंटेनर है जिसमें पानी भरा है, मैंने इसको क्या किया, एक्सेलरेट किया। ठीक है, एक्सेलरेट किया, लेट्स सपोज माय एक्सेलरेशन वाज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मैंने इसको किया, तो ये कुछ इस जैसी डायग्राम बनाई, कुछ इस तरीके की शेप आ गई। ठीक है, जब मैंने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसको एक्सेलरेट किया, कुछ इस तरीके से शेप आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन थोड़ी सी बढ़ा दी, 10 से मैंने कर दी 15, 10 से मैंने कर दी 15। तो अब मेरी जो शेप होगी, वो होगी लेट्स सपोज अब मेरी जो शेप होगी लेट्स सपोज वो होगी कुछ ऐसे, वो थोड़ा सा और राइज करेगा और फॉल कर जाएगा, राइट, क्लियर है। जब मैंने एक्सेलरेशन बढ़ाऊंगा थोड़ा और फॉल करेगा, राइज करेगा। लेट्स सपोज 15 से मैंने कर दी 20, 15 से मैंने कर दी 20, ठीक है, हाँ, लेट्स सपोज 15 से मैंने कर दी 20 और 20 इज द लिमिट जब ये बिल्कुल पानी आपका एज पे है और ये कुछ इस तरीके से आपकी एक्सेलरेशन होगी। लेट्स सपोज अब जो ये डेप्थ है यहां से लेके यहां तक और ये डेप्थ है, ठीक है, इसको ले लो आप कैपिटल X और ये ले लो कैपिटल Y। अब ये दिस इज द लास्ट लिमिट जब तक ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है ना। दिस इज द लास्ट लिमिट जब तक आपका x इज इक्वल टू y है, x इज इक्वल टू y है। दिस इज द लास्ट, क्योंकि अभी तक पानी गिरा नहीं है। बस अगर मैं इससे 20 से अगर मैं 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी एक्सेलरेशन बढ़ाता हूँ, आपका पीछे से क्या होगा, पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट मींस 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर is the upper limit, is the maximum acceleration which can be provided to this vessel till no water spills out, ठीक है। जब तक पानी बाहर नहीं निकल रहा तब तक ये दोनों हाइट भी क्या होगी, बराबर होगी। अब लेट्स सपोज मैं एक्सेलरेशन 20 से कर देता हूँ 22, अब मैं एक्सेलरेशन कर देता हूँ 20 से कर देता हूँ 22, ठीक है। अब क्या होगा, पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अब जो आपकी शेप बनेगी, वो बनेगी कुछ ऐसी। ये y तो फिक्स हो गया ना, अब पानी ऊपर तो खड़ा होगा नहीं, पानी ऐसा नहीं होगा यहाँ से ऊपर खड़ा हो जाएगा ऐसे करके फिर नीचे आएगा।
पानी तो यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाना है। तो दैट मीन्स दिस वाई इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ योर राइज। कितना राइज करेगा, लेकिन एक्स क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, बढ़ती रहेगी, Increase. बढ़ती रहेगी, राइट राइट। थोड़ा और 22 से मैं 25 करूंगा तो एक लिमिट ऐसी आ जाएगी, एक लिमिट ऐसी आ जाएगी जब मेरी शेप कैसी हो जाएगी, एक्स जो होगा बिल्कुल क्या Vertical. करेगा, कॉर्नर को टच कर जाएगा। क्योंकि देखो जब मैं एक्सेलरेट करूं पानी बाहर गिर रहा है, मतलब वॉल्यूम कम हो रही है, पानी की वॉल्यूम क्या हो रही है, कम हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं से तो हमें शो करनी है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या होती रहेगी, करती रहेगी, ये बन गई मैक्सिमम लिमिट। अब अगर मैंने 25 से लेट सपोज 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन कर दी, पानी और बाहर निकलेगा। अब पानी के लिए एक्स के लिए नीचे जाने की तो जगह बची नहीं है, वो कॉर्नर में पहुंच गया। अब एक्स कहाँ पे शिफ्ट होगा, अब ये फ्री सरफेस कहाँ पे शिफ्ट होगी, बेस। अब ये फ्री सरफेस बेस पे मूव करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है ना। अब जो ये फ्री सरफेस है ये क्या करेगी, बेस पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। अब ये ऐसे आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। समझ गए चीज, मतलब जैसे जैसे मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ क्या हो रहा है, आपका पानी क्या करता है, बाहर गिरता जा रहा है, पानी बाहर गिरता है, वॉल्यूम कम होता जा रही। तो आपका जो फ्री सरफेस है वो क्या करती है, पहले वर्टिकल साइड पे मूव करती है और फिर बेस पे मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, क्लियर ये चीज सबको। एक्स इज इक्वल टू वाई का फंडा समझ आया। एक्स इक्वल टू वाई कब तक है, जब तक आपका पानी नहीं गिर रहा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो। ठीक है, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज ये कंटेनर है एंड दिस इज द फ्री वाटर सरफेस लेवल। ठीक है, ये इज द फ्री सरफेस वाटर लेवल। ठीक है, इसकी जो हाइट है, दैट इज हाइट इज 10 मीटर्स, हाइट इज 10 मीटर्स। और जिस डेप्थ तक वाटर भरा हुआ है दिस डेप्थ इज 6 मीटर्स, दिस डेप्थ इज 6 मीटर। और बेस विड्थ जो है इट इज 2 मीटर्स, बेस विड्थ इज 2 मीटर्स एंड इसको हमने एक लीनियर एक्सेलरेशन दी है ax, लीनियर एक्सेलरेशन ax। ठीक है, ये आ गया आपका एक कंटेनर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, find the maximum acceleration which can be find the maximum acceleration which can be provided to this vessel. Find the maximum acceleration which can be provided to this vessel till no so that water does not, find the maximum acceleration which can be provided to this vessel so that water does not spill from spill out from the vessel. ठीक है, so that water does not spill out from the vessel। ठीक है, ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 35.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 39.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 41.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऑप्शन डी 43.46 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलो करो जरा इसको।
क्या करोगे इसमें, एक्सेलरेट कर रहे हो तो फ्री सरफेस क्या होगी, इंक्लाइंड होगी। हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है, जब जहां पे आपका पानी स्पिल आउट नहीं होगा। तो दैट मींस आपकी बिल्कुल ऊपर कॉर्नर तक क्या करेगी, फ्री सरफेस राइज कर जाएगी। अच्छा अच्छा ठीक है, तो दैट मींस मेरी फ्री सरफेस कैसी बन जाएगी, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालनी है तो ये बन जाएगी इस लिमिट पे, ऐसा बन जाएगा, राइट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब वाटर देखो, वाटर स्पिल आउट नहीं हो रहा, देखो ध्यान रखना, वाटर स्पिल आउट नहीं हो रहा, तो दैट मींस जो ये लेंथ है, जो ये लेंथ है इस लेंथ के बराबर है। सॉरी, जो ये लेंथ है वो आपकी इस लेंथ के बराबर होगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो अब ये लेंथ कितनी है, 4 मीटर। इस पॉइंट से एग्जैक्टली 4 मीटर, दिस इज 4 meters and that means this is also 4 meters। तो इसका मतलब आपकी यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी हो गई, 2 मीटर। ये लेंथ कितनी होगी आपकी, यहां से लेके 8 8 मीटर, यहां से लेके ये लेंथ कितनी हो गई, 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। दिस इज 8 मीटर्स, ये लेंथ होगी आपकी, ये लेंथ होगी आपकी 8 मीटर्स, राइट राइट राइट। एंगल कितना है, दिस इज थीटा, so that means your tan theta is equal to किसके बराबर आएगा, 8/2 tan theta किसके बराबर, 8/2 8/2 which is equal to ax by g, which is equal to ax by g। ax भी tan थीटा से हमें कोई मतलब नहीं, हमें 8/2 चाहिए था, लेकिन 8/2 ax by g, g की वैल्यू हमें पता है, तो दिस implies 8/2 is equal to ax by 9.81 या 10 ले लो, ठीक है ना, तो ये कितना आ गया, 2 4 जा, this implies 39.2 ax is equal to 4 into 9.81। ठीक है, 4 को 9.81 से मल्टीप्लाई कर लो, या 9.81 को 10 ले लो, तो 4 into 10 40, तो 40 से जो थोड़ी कम होगी, क्योंकि हमने वैल्यू बढ़ाई है ना, एक्चुअल 9.81 है, हमने 10 ली है, तो 40 से थोड़ा सा कम आंसर होगा, तो 40 से थोड़ा सा कम क्या है, 39.24। तो दैट मींस योर maximum acceleration till no water spills out is 39.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है ये चीज सबको, ये चीज क्लियर है सबको, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। चलो, मतलब हमारी जो मैक्सिमम लिमिट आ गई, मतलब अब अगर मैं 39.24 से, अब अगर मैं 39.24 से अपनी एक्सेलरेशन थोड़ी सी भी बढ़ाऊंगा, थोड़ी सी भी बढ़ाऊंगा, तो दैट मींस मेरा क्या होगा, वाटर क्या होगा, स्पिल बाहर करेगा आएगा। बाहर, वाटर क्या करेगा, स्पिल करेगा बाहर, राइट राइट, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का आगे नेक्स्ट पार्ट लिखो, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिखो, कहता है इफ acceleration is 45 meter per second square, if the acceleration is 45 meter per second square, 45 meter per second square full stop,
calculate the volume of water, calculate the volume of water spilled out, calculate the volume of water spilled out, full stop. take the length of vessel, take length of vessel, मतलब जो ये 10 मीटर है ना, अभी क्यूबॉइड है आपका, ये 10 मीटर है, ये 2 मीटर है, और जो अंदर की तरफ, जो आपकी स्क्रीन के अंदर की तरफ थर्ड डायमेंशन है इसकी कंटेनर की, दैट इज 3 मीटर. टेक लेंथ ऑफ वेसल एज 3 मीटर and take g acceleration due to gravity as 10 meter per second square, 10 meter per second square. ठीक है, length ठीक है. ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए 2 मीटर क्यूब, ऑप्शन बी 3 मीटर क्यूब, ऑप्शन सी 4 मीटर क्यूब, या ऑप्शन डी 5 मीटर क्यूब, या ऑप्शन डी 5 मीटर क्यूब. सॉरी, ठीक है. हमें क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड आउट निकालना है. कहता अगर आपकी एक्सेलरेशन 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो बताओ कितना पानी बाहर स्पिल आउट हो गया. ठीक है, सबसे पहले इनिशियल वॉल्यूम निकालो. पहले देखो कि वॉल्यूम है कितनी. ठीक है, देखो आप वॉल्यूम कितनी बाहर गिर रही है वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. आप क्या निकालोगे, माइनस करेंगे. कितनी वॉल्यूम थी और कितनी अब रह गई है अंदर. ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम कितनी है, व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम? 10 into 2 36 मीटर 36 मीटर क्यूब. ठीक है ना, 10 into 2 into 3. ठीक है ना, क्योंकि एक क्यूबॉइड है तो लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट करोगे तो आपकी वो क्या आ जाएगी, इनिशियल वॉल्यूम आ जाएगी. तो लेट्स सपोज अभी ये कंटेनर आपका ठीक है. तो लेट्स सपोज द एक्सेलरेशन इज 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, तो 39.24 पर तो जस्ट उसने क्या किया था, टच किया था. 39.24 पे इसने इसको क्या किया था, जस्ट टच किया था. इसको जस्ट टच किया था, लेकिन जैसे ही मैंने एक्सेलरेशन 39.24 से बढ़ाई तो पीछे से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और फ्रंट से ये क्या करेगा, नीचे आना स्टार्ट कर देगा. फ्रंट से ये नीचे आना स्टार्ट कर देगा. तो लेट्स सपोज 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ये कंडीशन बन जाती है. 49 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे ये कंडीशन बन जाती है. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली 3 मीटर क्यूब, बिल्कुल सही निकाला. ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये हाइट चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली हाइट. ये जो वाटर आपका पानी बाहर गिरने के बाद जो प्रोफाइल बनी है, मुझे ये हाइट चाहिए. ठीक है, एक अभी फिर से इसको समझाता हूँ एक बार मैं आपको. ठीक है, अब मेरे पास जब मैंने 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन करी, मेरी प्रोफाइल ये बन गई. मतलब अब मेरे पास कितना पानी बचा है, मेरे पास वाटर बचा है, ये वाटर मेरे पास बचा है. ये वाला वाटर, जो ये वाटर है, इट हैज स्पिल्ड आउट, लेकिन मुझे इसकी वॉल्यूम नहीं पता, ठीक है, तो अगर मैं किसी तरीके से ये वॉल्यूम निकाल लूं, जो ये ब्लू हैचिंग करी है, इसको मैं इनिशियल वॉल्यूम से माइनस कर दूं, मेरे को क्या मिल जाएगी, वॉल्यूम स्पिल्ड आउट. इनिशियल वॉल्यूम थी VI वाज 2 into 10 into 3, sorry 6 into 3, 2 into 6 into 3, वो थी आपकी 36 मीटर क्यूब. ये तो थी इनिशियल वॉल्यूम. अब मुझे निकालनी फाइनल वॉल्यूम, पानी गिरने के बाद कितनी बची. ठीक है, तो ये क्या आ गया, मेरे पास एक ट्रेपेजियम आ गया. इसको अगर मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर लूं, लेट्स सपोज ये बना लूं एक
ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल बना लो। तो किसी तरीके से अगर मैं ये हाइट निकालूं ये वाली, ठीक है, टोटल हाइट तो मुझे पता है 10 मीटर है, अगर ये हाइट निकाल लूं मैं तो मेरे पास इस ट्रायंगल की भी हाइट आ जाएगी और नीचे जो रेक्टेंगल बचा इसकी भी हाइट मिल जाएगी मेरे को, राइट। तो मुझे ये निकालनी है। इसको लेट सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ x, इसको अज्यूम कर लेता हूँ x, ठीक है। तो दैट मींस नाउ tan थीटा, जो ये एंगल थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, x अपॉन, 1 2 ये बेस तो मुझे पता है, बेस कितना, बेस तो 2 मीटर ही है, ये तो पता ही है हमें। योर बेस इज 2 मीटर्स, बेस इज 2 मीटर्स। तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू ax अपॉन g। अब ax भी हमें पता है, एक्सेलरेशन 45 गिवन है और g भी आपको गिवन है 10। तो ये 2 5 जा 5 9 जा 5 9 जा, तो दैट मींस x इज इक्वल टू 9 मीटर्स, राइट। क्लियर। तो x आ गया मेरा 9 मीटर और नीचे कितना बचा, अगर टोटल हाइट 10 है, ऊपर 9 है, तो नीचे नीचे कितना बचा 1 मीटर। तो अब मैं तो ये वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, अब मैं ये वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, ठीक है। ट्राइंगल का एरिया निकालो, रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दोनों को ऐड करो, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास क्या आ गई, फाइनल वॉल्यूम आ गई। तो VF, तो फाइनल वॉल्यूम VF इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट प्लस रेक्टेंगल का एरिया 1 इंटू 2, एरिया इंटू लेंथ कितनी है 3 है, ठीक है। तो ये क्या बचा, 2 और 2 कट गया, 9 1 इंटू 2 2 आ गया, 9 प्लस 2 11, 11 इंटू 3 33। तो फाइनल वॉल्यूम आ गई 33 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम स्पिल्ड कितनी होगी, वॉल्यूम स्पिल्ड इज इक्वल टू 36 माइनस 33, 36 माइनस 33 वो आ गई आपकी 3 मीटर क्यूब, वो आ गई 3 मीटर क्यूब, राइट। क्लियर है सबको ये, yes क्या ये चीज क्लियर है सबको, कोई डाउट इसमें किसी को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। चलो इसी का आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, इसी का आगे नेक्स्ट पार्ट करें हम, इसी का नेक्स्ट पार्ट करें, ठीक है। इसमें लिखो if if the acceleration is if the acceleration is 55 meter per second square, if the acceleration is 55 meter per second square, 55 meter per second square, full stop, find out the volume spilled, find out the volume spilled, bracket में लिखना, take g is equal to 10 meter per second square, take g is equal to 10 meter per second square। ठीक है, ये करो जरा, वो सॉल्व करो, इसमें कितना आता है आंसर देखो।
इसको भी इसी तरीके से करेंगे जैसे यहाँ पे किया, -3 और यहाँ पे नहीं, अब आप वही गलती कर रहे हो ना। तीसरा आपने x निकाला, कितना आया? ये 11 मीटर है सर, उसको सिमिलर 11 आ रहा है। ट्रायंगल निकालना है सर। x कितना आया? 11 आया। यस x सर। आपका 11 आ रहा होगा, बट हाइट तो 10 मीटर है, 10 मीटर। हाइट तो जी सर। 10 मीटर है। तो दैट मींस, अब ध्यान से सुनना, हुआ क्या, जब आपकी 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी, पिछले क्वेश्चन की बात करें, 45 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन थी, हमारा जो वाटर था, वो वाटर था, जो वाटर लेवल था वो यहाँ तक था, 1 मीटर ऊपर था यहाँ पे, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने जब एक्सेलरेशन करी 45 से मैंने करी 50, 45 से मैंने लेट सपोज जब एक्सेलरेशन करी 50, तो ये फ्री वाटर सरफेस पहुंच गया बिल्कुल अच्छा, वो एज बेस पे तक, अब आ गया एज तक, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। जब मैंने लेट सपोज 50 करी, ठीक है ना, तो 50 करी, देखो अब क्या करोगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर x ले लो, x अपॉन 2 इज इक्वल टू ax बाय g, 50 बाय 10, राइट, 50 बाय 10 यही होगा, 0 0 गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर। तो मतलब 50 के ऊपर 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पे आपका जो वाटर सरफेस है पूरा बेस पे पहुंच गया। अब जब मैं 50 से थोड़ी ज्यादा एक्सेलरेशन करूंगा, 50 से लेट सपोज मैंने करी 51, तो अब क्या होगा, आपका जो ये वाटर सरफेस है इट विल स्टार्ट मूविंग ऑन दी बेस। ये अब यहाँ पे तो यहाँ तक तो पहुंच गया, अब ये यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, अब ये यहाँ ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा। तो दैट मींस जो आपको क्वेश्चन गिवन है 55 वाला, उसमें क्या होगा, उसमें जो आपकी फ्री वाटर सरफेस है, क्योंकि आपने जब x निकाला वो आया 11 मीटर, लेकिन हमारे पास हाइट तो सिर्फ 10 मीटर है, हमारे पास हाइट तो सिर्फ 10 मीटर है। तो दैट मींस जब भी आपकी हाइट की वैल्यू आपकी कंटेनर की हाइट से ज्यादा आए, तो दैट मींस योर फ्री सरफेस इज नाउ मूविंग ऑन दी बेस, अब वो बेस पे मूव कर रहा है। तो दैट मींस जो आपकी इनिशियल वाटर सरफेस थी ये ऐसे, अब आपकी वाटर सरफेस कुछ इस तरीके से बन गई है, अब आपकी वाटर सरफेस कुछ इस तरीके से बन गई है, राइट, क्लियर है चीज। दिस इज योर एंगल थीटा, दिस इज योर एंगल थीटा, ये हाइट है 10 मीटर, तो आपको पता ही है ये हाइट, दिस हाइट इज 10 मीटर्स। अब आपको ये बेस लेंथ निकालनी है, अब आपको ये लेंथ निकालनी है, क्यों, क्योंकि अब आपको जो वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए वो ये चाहिए, ये जो पानी बच गया है इस ट्रायंगल के अंदर, तो इसको अब x अज्यूम कर लो, अब लगाओ tan थीटा इज इक्वल टू 10 by x is equal to ax by g, that means tan theta is equal to perpendicular 10 by base is equal to ax by g, 55 by 10, यहाँ से निकालो x की वैल्यू, x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका x उधर, तो ये उधर, ये आ गया आपका 100 डिवाइडेड बाय 55, ये देखो कैलकुलेट करें कितना आता है, 155 मतलब 20 by 11, 1.8 समथिंग आएगा, 1.8 समथिंग आएगा, 5 11 जा 5 20 जा 5 20 जा, तो दैट मींस 20 डिवाइडेड बाय 11, 11 1 जा 11, कितना बचा 9.0, 11 8 जा 88, तो 11.8 लेके सॉल्व करके देखो, ले लो x आपका ले लो 1.8 मीटर, तो निकालो अब इसका वॉल्यूम, फिर उसको इनिशियल से माइनस करो, आपकी वॉल्यूम स्पिल्ड आउट आ जाएगी। वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 1/2 10 into 1.8, फाइनल वॉल्यूम VF is equal to 1/2 into 10
इंटू 1.8 इंटू 3 लेंथ भी तो है इंटू 3 9 देखो कितना आएगा, कितना आएगा देखो 1.8 का 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 9s 9 3s 27, 9 3s 27, तो फाइनल वॉल्यूम आएगी 27, इनिशियल आपको पता है 36, तो 36 माइनस 27 कितना आ जाएगा 6 मीटर क्यूब वॉल्यूम क्या होगी बाहर स्पिल आउट हो जाएगी। हुआ सॉल्व? अब यहाँ से तो सॉल्व हो जाना चाहिए यार, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है। 6 आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा, राइट? आंसर आएगा आपका 6 मीटर क्यूब, आंसर आएगा आपका 6 मीटर क्यूब। So that means your, ठीक है, ये क्या 1.8 का 0.10 आएगा नीचे, ये 10 गया, 2 9s 18, तो 9 into 3 27 मीटर क्यूब। दिस इज योर फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम हमने पहले भी निकाली थी, वो थी कितनी थी 36 थी, सॉरी 9 आंसर आएगा आपका यार, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी हमने ऊपर निकाली थी, इनिशियल वॉल्यूम वाज 36, हाँ 36, सॉरी मैं 6 बोल रहा था, 36 मीटर क्यूब, मैं 33 ले रहा हूँ, 33 याद आता है मेरे को। तो इनिशियल वॉल्यूम वाज 36 मीटर क्यूब, 36 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम स्पिल्ड कितनी होगी, वॉल्यूम स्पिल्ड इज इक्वल टू 36 माइनस 27, वो आ गया 9 मीटर क्यूब, वो आ गया 9 मीटर क्यूब, राइट? क्लियर है चीज, क्लियर है चीज, ठीक है? तो ये हो गया। देखो हमने तीनों केस कर लिए, हमने इस क्वेश्चन के, हमने इस कंसेप्ट के हमने तीनों केस देख लिए। जब आपका वॉल्यूम बाहर स्पिल नहीं हो रही है, व्हेन वॉल्यूम इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ स्पिलिंग, और जब आपका बेस पे आपका क्या मूव कर रहा है, जब बेस पे आपकी वाटर सरफेस मूव कर रही है, ठीक है? तो बेस पे मूव कब कर रही है, वो ध्यान, वो निकालने का एक ही तरीका है कि जब आप हाइट निकालो, जब हाइट निकालो वो कंटेनर की, वेसल की हाइट से ज्यादा आए, तो दैट मींस your water surface is moving on the base, your water surface is moving on the base, ठीक है? क्लियर है चीज सबको, क्लियर है चीज सबको, ठीक है? एक मिनट 5 मिनट होल्ड, 1 मिनट होल्ड करना, मैं अभी आया एक, ठीक है? तो ये इसमें हमने तीनों केस देख लिए इसके, कि जब आपका वाटर स्पिल नहीं कर रहा, व्हेन इट इज ऑन द वर्ज ऑफ स्पिलिंग, और जब थर्ड केस जब आपका वाटर सरफेस मूव्स ऑन द बेस, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज योर काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। नेक्स्ट चैप्टर इज योर काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है? चलो काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में जो सबसे पहला टॉपिक है, जो सबसे पहले पढ़ेंगे, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोज इन अ फ्लूइड, ठीक है? अलग अलग फ्लोज की बात करेंगे। फर्स्ट इज योर फर्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लोज, ठीक है? पहले बात करें, फर्स्ट इज स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। फर्स्ट टाइप आ गया आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है? तो क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो? कोई बता सकता है मेरे को? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो? व्हाट इज स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो? किसी भी दो पॉइंट्स पे सर वॉल्यूम सेम रहता है सर फ्लूइड का स्टेडी में, किसी भी दो पॉइंट्स पे सर, किसी भी दो पॉइंट्स पे नहीं, ठीक है? ध्यान रखना, ये आप बोल रहे हो यूनिफॉर्म फ्लो की आप बता रहे हो,
जब एक ही पॉइंट हो, ध्यान प्लेस पे रखना, सर। यही डिफरेंस, जब एक ही पॉइंट पे डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे, ठीक है, लेट सपोज अभी आप आए और वॉल्यूम की बात नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी की बात करें फ्लूइड की, ठीक है ना, लेट सपोज आपका कोई फ्लो है, आप एक पॉइंट लिया आपने, आप वहां पे आए, वहां पे आपने देखा कि इस समय इधर वेलोसिटी है फ्लूइड की, स्पीड है आपकी 10 मीटर पर सेकंड, या प्रेशर है आपका 10 kP है, या फिर आपकी डेंसिटी है आपकी 1000 kg पर मीटर क्यूब। फिर से आप आधे घंटे बाद आए और सेम पॉइंट पे आके आपने ऑब्जर्व किया, सेम पॉइंट पे आपने ऑब्जर्व किया कि आपकी प्रॉपर्टीज अभी भी सेम है, अभी भी उतनी ही वेलोसिटी है, अभी भी प्रेशर उतना है, अभी भी आपकी डेंसिटी उतनी है। तो दैट मींस जब जब किसी पॉइंट पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, आपकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी फ्लो। और अगर वो चेंज हो रही है तो दैट मींस हो गया अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, ध्यान रखना, योर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम बट टाइम इंटरवल इज डिफरेंट। ठीक है, बट टाइम इज डिफरेंट। ठीक है, क्लियर ये चीज। तो स्टेडी फ्लो क्या हो गया, व्हाट इज स्टेडी फ्लो? स्टेडी फ्लो इज if properties of fluid are not changing with respect to time then it is called as steady flow, otherwise it is an unsteady flow. ठीक है, तो that means अगर मैं properties को R से denote करूं तो that means for steady flow del R होगी कोई भी प्रॉपर्टी, del R change in property with respect to time keeping space मतलब आपका जो पोजीशन, keeping space constant। ठीक है, keeping space constant मतलब point of observation is same is equal to 0, क्योंकि R change नहीं हो रहा, R constant है, तो differentiation of a constant is 0। that is for steady flow dr by dt with space constant is equal to 0। ठीक है, और अगर ये चेंज हो रहा है, अगर if it is not equal to 0 then it is an unsteady flow। ठीक है, सेकंड आता है, सेकंड इज uniform and non-uniform flow। uniform and non-uniform flow। uniform and non-uniform flow। ठीक है, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या हो गया, जो आप पहले बोल रहे थे, चेंज राइट। ऑफ वेलोसिटी अब क्या हो गया, अब स्पेस जीरो रहेगा, हाँ विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, हाँ अब टाइम कांस्टेंट है, ध्यान रखना, और टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सेम। ठीक है, टाइम कांस्टेंट है लेकिन पोजीशन अलग अलग है। लेट्स सपोज आपने किसी फ्लो के अंदर एक जगह चेक किया कि इस समय वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, और सेम टाइम किसी और कोई और आपका ऑब्जर्वर है व्हिच इज एट अ डिस्टेंस 10 मीटर फ्रॉम दैट पॉइंट, उसने देखा कि 10 मीटर आगे जाके जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है, मतलब वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, दैट मींस इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। वहीं अगर जहां पे आपने ऑब्जर्व किया वहां पे 10 मीटर पर सेकंड है और 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर नीचे जाके भी आपकी एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वेलोसिटी अभी भी वहां पे 10 मीटर पर सेकंड है, तो दैट मींस इट इज अ यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है ना, मतलब अगर आपकी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म फ्लो, अदरवाइज इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है ना, तो दैट मींस फॉर यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें, if properties in fluid flow are not changing
changing with respect to space, then it is called as uniform flow. Otherwise it is a non-uniform flow. So that means इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? For uniform flow, del R by del क्या आ जाएगा नीचे? स्पेस। नीचे क्या आ जाएगा? स्पेस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा स्पेस, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस देख रहे हैं। स्पेस मतलब डिस्टेंस, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, सॉरी, with respect to space, keeping time equal to constant, मतलब सेम टाइम ड्यूरेशन पे, सेम टाइम में is equal to 0, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो दैट मींस आपका कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होगी? कांस्टेंट डिफरेंस इज ऑलवेज 0, ठीक है। देखो जैसे इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, बड़ी अच्छी एग्जांपल है आपकी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो को डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। जैसे हमारी एक टेपरिंग पाइप सेक्शन है आपकी, एक लेट्स सपोज एक टेपरिंग पाइप सेक्शन है, ठीक है। एक मैं टेपरिंग पाइप सेक्शन की बात करूं अगर, ठीक है। अब इस केस में देखो अगर मैं कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाऊं, आपका डिस्चार्ज सेम रहना चाहिए, दैट मींस A1 V1 should be equal to A2 V2, बट यहाँ पे आपका एरिया क्या है? ज्यादा है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है और यहाँ पे एरिया क्या है? कम है, दैट मींस यहाँ वेलोसिटी कम, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा। तो अगर मैं सेम टाइम पे, अगर मैं सेम पॉइंट पे ये दो सेक्शन, एक सेक्शन ये ले लूं और एक सेक्शन ये ले लूं, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगी? अलग अलग आएगी, यहाँ वेलोसिटी कम और यहाँ वेलोसिटी ज्यादा, राइट। मेरी सेक्शन 1 पे वेलोसिटी कम और सेक्शन 2 पे वेलोसिटी ज्यादा, तो दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। वहीं अगर मेरी यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, अगर मेरे पास एक यूनिफॉर्म डाया की पाइप है, तो इस केस में क्या होगा? डिस्चार्ज सेम रहेगा दो सेक्शन के बीच में। अगर मैं एक ये सेक्शन ले लूं, एक सेक्शन ये, तो लेकिन डिस्चार्ज इसमें भी तो सेम रहेगा ना सर? नहीं, डिस्चार्ज तो सेम ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, प्रेशर चेंज हो रहा है, स्टेडी फ्लो बन जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है, तो ये आ गया आपका, दिस इज सेक्शन 1 एंड दिस इज सेक्शन 2। अब इस केस में क्या होगा? आपका डिस्चार्ज सेम है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? वेलोसिटी भी सेम रहेगी, A1 V1 A2 V2। अब एरिया सेम है तो वेलोसिटी भी सेम रहेगी, बट आपका एक्चुअल में रहता नहीं है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन लॉसेस होने के कारण आपकी वेलोसिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। बट हम जो एनालिसिस कर रहे हैं आइडल फ्लूइड, अगर आप कंसीडर कर लो, या फिर अगर हम फ्रिक्शन लॉसेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो आपका क्या होगा? वेलोसिटी दोनों पॉइंट पे क्या रहेगी? सेम रहेगी, तो दैट इज अ केस ऑफ योर यूनिफॉर्म फ्लो। यूनिफॉर्म डाया की पाइप आ गई आपकी, इट इज अ केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। थर्ड आता है, थर्ड आ गया आपका इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो। इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो। अब ये कैसा फ्लो होगा? इनकम्प्रेसिबल एंड कंप्रेसिबल फ्लो। अब कंप्रेशन आप किस प्रॉपर्टी से आप कंपेयर करोगे? कंप्रेशन निकालने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी चेक करोगे फ्लूइड की? डेंसिटी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी
with respect to pressure, with change in pressure, अगर density change हो रही है, अगर change हो रही है, तो that means it is a compressible flow. It is a compressible flow. अगर किसी में with respect to pressure आपकी density change नहीं हो रही, तो that means it is an incompressible flow. ठीक है ना? तो that means if density is changing, if density in the flow is changing with respect to pressure, तो ये कैसा फ्लो आ गया? ये बन गया आपका कंप्रेसिबल फ्लो, ये बन गया कंप्रेसिबल फ्लो। और अगर डेंसिटी चेंज नहीं हो रही तो वो आ गया इनकंप्रेसिबल फ्लो। तो दैट मींस फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो आपकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। और इनकंप्रेसिबल फ्लो डेंसिटी इज कांस्टेंट, डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, तो दैट मींस दिस इंप्लाइज डेल रो बाय डेल पी, ये कितना होना चाहिए फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लो? डेल रो बाय डेल पी कितना होना चाहिए? वन। 1 क्यों? 0 होना चाहिए ना भाई। Zero, कांस्टेंट zero. की डिफरेंशिएशन 0 होती है ना, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 0 होती है। रो अगर आपका कांस्टेंट है तो दैट मींस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. So that means for incompressible flow del rho by del p is there is del rho by del p 0, and for compressible flow it is not equal to 0. For compressible flow rho is not equal to constant, rho constant नहीं है, compressible है तो चेंज होती रहेगी। तो that means del rho by del p is not equal to 0. ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है ये रोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो। सर एक मिनट ऊपर। हाँ ठीक है सर। ठीक है चलो नेक्स्ट आता है फोर्थ इज irrotational and रोटेशनल फ्लो। अब क्या होता है रोटेशनल फ्लो? कोई बता सकता है मेरे को? इरोटेशनल एंड रोटेशनल फ्लो। सर रोटेशन में अपने एक्सिस पे घूमेगा वाटर। हाँ देखो, नहीं दोनों केस में वाटर घूम ही रहा है, दोनों केस में इरोटेशनल रोटेशनल। देखो इरोटेशनल दोनों केस में वाटर घूम रहा है, लेकिन किस केस में? रोटेशनल फ्लो के केस में जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर पार्टिकल्स हैं, वो भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। इरोटेशनल फ्लो में जो वाटर है इट इज रोटेटिंग एज अ सॉलिड बॉडी, मतलब एज अ सॉलिड बॉडी ये आपके क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। लेकिन जो रोटेशनल फ्लो है, में उसमें क्या आपका वाटर भी रोटेट कर रहा है और जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वाटर के, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जिस केस में आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी रोटेट कर रहे हैं इन एडिशन टू रोटेशन ऑफ वाटर, दैट इज योर रोटेशनल फ्लो। और जिस केस में सिर्फ और सिर्फ वाटर रोटेट करे, दैट इज योर इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, क्लियर चीज? तो दोनों केस में रोटेशनल है और इररोटेशनल है, दोनों में वाटर तो रोटेट कर ही रहा है, लेकिन एक केस में क्या आपके वाटर मॉलिक्यूल्स भी रोटेट कर रहे हैं in addition to rotation of water. ठीक है, clear चीज? Therefore, when molecules or particles of water are also rotating about
there x is in addition to rotation of water in addition of rotation of water, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? रोटेशनल फ्लो। ऐसे फ्लो को क्या बोलेंगे हम? रोटेशनल फ्लो। और जब आपके मॉलिक्यूल्स रोटेट ना करें, जब आपके मॉलिक्यूल्स रोटेट ना करें और सिर्फ वाटर रोटेट करे, ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? इरोटेशनल फ्लो। ऐसे फ्लो को हम क्या बोलेंगे? इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, क्लियर है चीज? इरोटेशन रोटेशनल में डिफरेंस समझ आया? दोनों में वाटर रोटेट कर रहा है, दोनों में वाटर रोटेट कर रहा है, लेकिन जिस केस में आपके मॉलिक्यूल्स भी रोटेट करें वाटर के साथ, वो आ गया आपका रोटेशनल फ्लो। और जिसमें वाटर एज अ सॉलिड बॉडी रोटेट करे, वाटर एज अ सॉलिड बॉडी रोटेट करे, उसे हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो, उसे हम बोलेंगे इरोटेशनल फ्लो। ठीक है, नाउ लास्ट इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। फिफ्थ इज लास्ट, laminar and turbulent flow। laminar and turbulent। ठीक है, चलो अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में? बताओ क्या डिफरेंस है लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो? चलो इसका बताओ। टर्बुलेंट फ्लो कहाँ पे देखा है आपने? कहीं देखा टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? सोचो जरा, देखा ही होगा आपने, बहुत जगह देखा है। सर जिनकी मूवमेंट रैंडम होती है उसको टर्बुलेंट। हाँ, जिनकी मूव, हाँ, टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा? वो फ्लो जिसमें फ्लूइड पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो रैंडम होती है, जहां पे आपके वेलोसिटी की बहुत ज्यादा इंटरमिक्सिंग होती है। जैसे आपकी रिवर्स जब आपकी पहाड़ी इलाके से नीचे आ रही होती है, बड़ी ज्यादा वायलेंट होती है, समझ रहे हो? आपके पार्टिकल्स कोई इधर मूव कर रहा है, कोई ऊपर, कोई नीचे, ठीक है ना? जब आपका बड़ा ज्यादा वायलेंट फ्लो हो, बड़ा ज्यादा रफ फ्लो हो, उसे हम बोलेंगे टर्बुलेंट फ्लो। मतलब जब आपकी मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो फिक्स नहीं है, इट इज रैंडम। वेलोसिटी की डायरेक्शन रैंडम है, वो आ गया टर्बुलेंट फ्लो। और जब आपकी रिवर एक प्लेन एरिया में पहुंचती है तो ऐसे बिल्कुल स्मूथली चलती है, तो दैट मींस हर एक वेलोसिटी पार्टिकल की डायरेक्शन क्या रहती है? फिक्स रहती है। वहां पे कोई इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है आपकी वेलोसिटी पार्टिकल्स की, वेलोसिटी की डायरेक्शन की कहीं पे इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है, तो उसे हम बोलेंगे लैमिनार फ्लो। ठीक है, क्लियर है चीज? तो लैमिनार फ्लो क्या हो गया? इफ फ्लूइड पार्टिकल्स, ठीक है, if fluid particles move or have velocity component in a fixed direction, fixed direction कौन सी? डायरेक्शन ऑफ फ्लो, in direction of flow, and there is no intermixing of velocity components, and there is no intermixing of fluid particles comma such a flow is known as laminar flow, is known as laminar flow।
ठीक है, वहीं अगर फ्लूइड पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, और आपकी पार्टिकल्स की अगर इंटरमिक्सिंग हो रही है, अगर आपका रफ फ्लो है बड़ा ज्यादा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, टर्बुलेंट फ्लो। मतलब टर्बुलेंट फ्लो में क्या हो रही है, पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है, लैमिनार में इंटरमिक्सिंग नहीं हो रही है। टर्बुलेंट में क्या है, वेलोसिटी कंपोनेंट, जो पार्टिकल्स की वेलोसिटी कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कोई ऊपर फ्लो कर रहा है, कोई नीचे फ्लो कर रहा है, कोई साइडवेज फ्लो कर रहा है, ठीक है, साइडवेज फ्लो कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका टर्बुलेंट फ्लो। लेकिन लैमिनार फ्लो में जिस तरफ डायरेक्शन, जिस तरफ आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, हर एक कंपोनेंट, हर एक पार्टिकल की डायरेक्शन क्या होगी, उसी डायरेक्शन में फिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो ऐसा जो आपका फ्लो, यहाँ से हम क्या बोलते हैं आपको, लैमिनार फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं, ठीक है ना। लैमिनेटेड जो कि शीट्स की तरह फ्लो करे, ठीक है, स्ट्रीमलाइन फ्लो इसे हम बोलते हैं लैमिनार फ्लो, ठीक है। क्लियर है चीज सबको, लैमिनार और टर्बुलेंट में डिफरेंस समझ आया, Yes, sir. राइट, क्लियर है, ठीक है। चलो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है, शाम को कंटिन्यू करते हैं आगे इसके, ठीक है, शाम को कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, कोशिश करेंगे ये चैप्टर खत्म करें, ठीक है। तो फिर कल स्टार्ट कर लेंगे हम आपका डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ठीक है, क्लियर है चीज, ठीक है। Okay, चलिए sir. शाम को मिलते हैं अभी, ओके।